कहानी सुनते सुनते वीडियो पे लाइक एंड कमेंट करते जाइएगा। मल्होत्रा ने गुस्से में पंछी की तरफ गोली चलाई, लेकिन तब तक पंछी उठ चुकी थी। गोली उसके कंधों को चीरती हुई पैर में जा लगी और वह तड़पती हुई सीधे विक्रांत की बाहों में गिर गई। पंछी पंछी विक्रांत की आवाज़ कांप उठी। वह उसे संभालते हुए ज़मीन पर बैठ गया और मल्होत्रा की तरफ गुस्से से उंगली उठाकर चीखा, अगर इसे कुछ हुआ ना तो तू जानता नहीं है मैं तेरा क्या कर दूंगा। लेकिन मल्होत्रा तो जैसे पागल हो चुका था, जोर जोर से हंस रहा था। उसकी आंखों में नफरत और सनक थी। वही पंछी दर्द से कांपती हुई विक्रांत की गोद में थी, लेकिन जैसे ही उसने विक्रांत को देखा उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शायद उसे बस इस बात का सुकून था कि उसका विक्रांत ठीक है। मल्होत्रा हंसते हुए बोला, क्या बात है विक्रांत, यही है वो लड़की जिसकी वजह से तूने मेरे बेटे और बेटी को मारा। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें और ना ही इसे। विक्रांत ने पंछी को अपने पीछे किया और मल्होत्रा के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब सिर्फ आग थी। अब तक नहीं मारा था तुम्हारे उन दोनों नालायक बच्चे को, वह फुफकारते हुए बोला, लेकिन अब पंछी के जिस्म से बहते खून का हिसाब तुझसे ही लिया जाएगा और तेरे औलाद से भी। विक्रांत ने झट से पास रखी एक कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से मल्होत्रा की तरफ फेंकी। कुर्सी सीधे जाकर मल्होत्रा के सिर पर लगी। उसके हाथ से बंदूक नीचे गिर गई और वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। विक्रांत ने पंछी को सहारा देते हुए कहा, बस अब और नहीं, मैं तुम्हें बाहर लेकर चलता हूँ। हॉस्पिटल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। पंछी ने हल्की मुस्कान के साथ उसका चेहरा देखा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ विक्रांत, आप ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ। विक्रांत उसकी बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराया, लेकिन आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था पंछी, न्यूज़ में आपके बारे में सुना, मैं डर गई थी विक्रांत, मुझे लगा मैंने आपको खो दिया। पंछी की आंखें भर आई थीं, लेकिन वो बोल ही रही थी कि अचानक उसकी नज़र विक्रांत के पीछे गई। मल्होत्रा, वह ज़मीन से उठ चुका था और अब उसके हाथ में फिर से बंदूक थी। वह विक्रांत की ओर निशाना साध चुका था। पंछी ने एक पल की भी देरी किए बिना अपनी पूरी ताकत बटोरी। वो विक्रांत को अपनी ओर खींचते हुए खुद उसके सामने आ खड़ी हुई। पंछी, विक्रांत चौंककर चिल्लाया, लेकिन अब तक 4 गोलियां लगातार चल चुकी थीं और सबकी सब पंछी की पीठ में लगी। विक्रांत ने उसे कसकर थामा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पंछी के शरीर से गर्म खून विक्रांत के कमीज में समा रहा था। मल्होत्रा अभी भी गोली चलाना चाह रहा था, लेकिन रिवॉल्वर खाली हो चुका था। पंछी ने अपने कांपते होठों से बस इतना कहा, आपको कुछ नहीं होने देना था। विक्रांत पंछी को अपने बाहों में थामे कांपती आवाज़ में बोला, पंछी, ये तुमने क्या किया? क्यों? पंछी के शरीर से लगातार खून बह रहा था। 4 गोलियां उनकी पीठ में और एक उसके पैर में लगी थी। विक्रांत ने गुस्से से पलटकर देखा। मल्होत्रा डर के मारे भाग रहा था, लेकिन इस वक्त विक्रांत के लिए सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी थी, पंछी। उसने पंछी को गोद में उठाया और तेज़ी से बाहर भागा। बाहर पुलिस पहले से ही मौजूद थे। मल्होत्रा को भागते देख पुलिस ने तुरंत उसे घेर लिया और हथकड़ी पहनाते हुए ज़मीन पर गिरा दिया। उसी वक्त विक्रांत पंछी को गोद में लिए बाहर निकला। उसके गार्ड्स और पुलिस वाले उनकी तरफ भागे। रॉबिन ने पंछी की हालत देखी और साथ ही विक्रांत के घायल पैर पर भी नज़र गई, लेकिन विक्रांत ने किसी की मदद लेने से इनकार कर दिया। मैं ही ले जाऊंगा उसे। रॉबिन, गाड़ी निकालो जल्दी, विक्रांत चिल्लाया। विक्रांत के चेहरे पर डर, बेचैनी और लाचारी साफ झलक रही थी। लक्ष्मी जी और बालकृष्ण जी तो विक्रांत के गोद में बेसुध पड़ी अपनी बेटी को देखकर जैसे पत्थर हो गए। विक्रांत गाड़ी की पिछली सीट पर पंछी को लेकर बैठा। रॉबिन ड्राइव कर रहा था। माता पिता भी जल्दी से गाड़ी में बैठ चुके थे। पंछी, आंखें मत बंद करना, सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? वो बार बार उसके गाल थपथपा रहा था, उसकी सांसें गिन रहा था। पंछी की झुकी हुई पलकें फिर से थोड़ी सी उठी। उसने दर्द से कांपते हाथों को उठाकर विक्रांत के चेहरे की तरफ बढ़ाया। विक्रांत ने तुरंत उसका हाथ थामकर
अपने चेहरे से लगा लिया। मुझे कुछ कहना है। पंछी की आवाज़ अब बहुत धीमी थी। बोलो, पर आंखें बंद नहीं करना, समझी? विक्रांत ने उसे सीने से कसकर लगा रखा था, जैसे उसे खुद से अलग होने ही नहीं देना चाहता हो। विक्रांत, मेरे अम्मा अप्पा, उनसे बहुत प्यार है मुझे। वादा करो उनका ध्यान रखोगे। ये क्या बकवास है पंछी? विक्रांत की आंखें अब नम थीं। मैंने तुझे बोलने को कहा था, अलविदा कहने को नहीं। वादा करो। पंछी ने अपने दोनों हाथों से विक्रांत का चेहरा थामते हुए कहा। अप्पा गुस्से से भरकर चिल्लाए, पंछी तू पागल हो गई है क्या? कैसी बातें कर रही है बेटा, ऐसा मत बोल, मत बोल। पंछी ने कांपते हुए अपना वो हाथ, खून से सना हाथ जो इस वक्त विक्रांत के गाल पर था, धीरे से उठाकर अप्पा की ओर बढ़ाया। उसकी आंखों में दर्द था, आवाज़ में वही पुराना प्यार। अप्पा, अम्मा, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। पंछी की पलकें अब धीरे धीरे बंद हो रही थी। विक्रांत ने देखा, उसका सर झुक रहा था। रॉबिन, क्या कर रहे हो? गाड़ी तेज़ से चलाओ यार। सर तेज़ चला रहा हूँ, लेकिन ट्रैफिक बहुत है। शाम का वक्त था, रोड वाहनों से ठसाठस भरी थी। विक्रांत का पागलपन अब बढ़ चुका था। जो करना है करो, रेड लाइट तोड़ो, फुटपाथ पर चलाओ। जो करना है करो, लीगल इलीगल सब बाद में देखूंगा, अभी मुझे हॉस्पिटल चाहिए, अभी। वो फिर पलटा, पंछी की तरफ देखा। उसने देखा पंछी की आंखें अब पूरी तरह से बंद होने लगी थी। वो घबरा गया। पंछी, मैंने कहा ना, सोना नहीं है, आंखें खोलो। सुन रही हो मेरी बात? पंछी की आंखें नहीं खुली। विक्रांत का हाथ उसके गाल पर था। वो धीरे धीरे थपथपा रहा था। मेरी बात सुन रही हो ना? वरना तुझे बहुत बड़ी सजा दूंगा, पनिश करूंगा मैं तुम्हें। पंछी की बंद आंखों से हल्की सी मुस्कान आई। वह धीमे से बोली, अब आप चाह कर भी मुझे पनिश नहीं कर पाएंगे। बकवास मत करो, मैं कर सकता हूँ, अभी भी कर सकता हूँ। तो मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? वह चिल्लाया, एकदम टूटते हुए। लक्ष्मी जी काँप रही थी। उन्होंने डरते हुए कहा, विक्रांत बेटा, जरा धीरे। विक्रांत उसकी ओर पलटा। अम्मा, इसे बोलिए, आंखें मत बंद करें, इसे उठाइए, ये मेरी बात सुनेंगी। पंछी की पलकें धीरे धीरे कांपी। उसके हल्के से प्रयास ने विक्रांत की उम्मीद को फिर से जिंदा कर दिया। मुझे देखो इडियट, तुम्हें किसने कहा था अंदर आने को? क्या लगता है तुम्हें मैं नहीं कर सकता था उसका कुछ? पंछी की आंखें अब थोड़ी सी खुली थीं। उसने हिम्मत करके कहा, कुछ कहना था आज के लिए, कुछ सोचा था। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे सांसें साथ छोड़ रही हो। नहीं, अभी मत कहो, पहले ठीक हो जाओ फिर बोलना। पंछी की आंखों में एक हल्की सी चमक आई और वो फिर धीरे से बोली, विक्रांत, मैं आपसे प्यार करती हूँ। उसने इतना कहा और उसकी पलकें हमेशा के लिए बंद हो गई। उसका सर विक्रांत की बाँह पर एक तरफ झुक गया। पंछी, विक्रांत का चीखना गूंज उठा गाड़ी में और दिलों में। लक्ष्मी जी जोर से रो पड़ी। उन्होंने बाल कृष्ण जी के कंधे पर सर टकाकर दिल खोल दिया। बाल कृष्ण जी तो मानो जड़ चुके थे। उसकी आंखों से बहता आंसू उन्हें इस बार किसी पिता की तरह नहीं, बल्कि एक टूटे हुए इंसान की तरह दिख रहा था। विक्रांत की पागलपन की हद पार हो चुकी थी। हे पंछी, ओपन योर आइज। पंछी, तुम समझ नहीं रही, क्या कर रही हो तुम? देख, अगर मैं पागल हो गया ना, तो सब तुझ पर ही भारी पड़ेगा। मेरा सारा गुस्सा तुझे ही झेलना पड़ेगा। वो पंछी के दोनों गालों को अपने हाथों से थपथपाने लगा, जोर जोर से। तुझे पता है ना पंछी, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे ऐसा धोखा नहीं दे सकती, मैं जान ले लूँगा तेरी। ओपन योर आइज। उठो पंछी, उठो। वो अब चीख रहा था, लड़ रहा था, गिड़गिड़ा रहा था एक साथ। रॉबिन, जो अब तक चुप था, उस चीख को सुनकर उसके सीने में भी कुछ चटक गया। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे कोई सपना टूट गया हो। उसने धीरे से पलटकर देखा। विक्रांत, जो अब भी पंछी का नाम पुकारते हुए उसके चेहरे को थपथपा रहा था, जैसे उसकी रूह को वापस बुला रहा हो। उसके बगल में बैठे उसके माँ बापा, लक्ष्मी जी और बाल कृष्ण जी एक दूसरे से लिपटकर रोए जा रहे थे, मानो जैसे उनकी दुनिया उनके सामने दम तोड़ रही हो और वो कुछ कर नहीं पा रहे हो। सर सुनिए। रॉबिन ड्राइव करते हुए घबरा चुका था। वह बार बार
पीछे देख रहा था, लेकिन विक्रांत की दुनिया उस वक्त बस पंछी थी। उसे किसी की आवाज़, किसी का चेहरा, कोई ट्रैफिक कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस पंछी को हिला रहा था, कभी उसके गाल थपथपा रहा था, कभी उसकी बंद आँखों को उंगलियों से छू रहा था। सर, पल्स चेक कीजिए सर। अब की बार रॉबिन ने स्टीयरिंग व्हील को एक हाथ से कसकर पकड़ा और दूसरे हाथ से सामने डैशबोर्ड पर जोर से मारा। चेक कीजिए उसकी पल्स। विक्रांत का ध्यान टूटा। वो एक पल को ठिठका, जैसे उसे अब जाकर होश आया हो कि वह क्या कर रहा था। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। उसने पंछी का हाथ अपने हाथ में लिया, वो हाथ जो अब बिल्कुल ठंडा महसूस हो रहा था। विक्रांत की उंगलियां कांप रही थी। उसने आंखें बंद की और फिर पंछी की कलाई पर अपनी उंगलियां रखी। कोई हलचल नहीं। फिर वो तेजी से उसके गर्दन और कान के बीच अपनी उंगलियां ले गया। एक पल, दो पल, धड़कन अब बहुत धीमी लेकिन जिंदा धड़कन। विक्रांत की आंखें बंद थीं, पर उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने जैसे उस एक स्पंदन में पूरी दुनिया फिर से पाली हो। आंखें खोली, गहरी सांस ली और फिर बाल कृष्ण जी की ओर देखा और गर्दन से हल्का सा हाँ में इशारा किया। लक्ष्मी जी की रुलाई में जैसे एक आशा की रेखा आ गई। पंछी जिंदा थी, उसकी जान अब भी उसके भीतर थी। विक्रांत ने एक झटके में पंछी को अपने बाहों में खींचकर सीने से लगा लिया, मगर उसका हाथ पंछी के पीठ तक जाते जाते रुक गया। उसने अपनी उंगलियां रोक ली, जैसे उसे डर हो कि कहीं उसकी छुअन से उसका जख्म और न खुल जाए। तभी पंछी के हल्के सिसकने की आवाज़ आई। विक्रांत ने तुरंत महसूस किया कि उसका हाथ पंछी के जख्म पर लग गया। वो एकदम चौंका और धीरे से अपनी बाहों से अलग करते हुए बोला, सॉरी सॉरी, तुम्हें दर्द हुआ? पंछी कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों से बस चुपचाप आंसू बह रहे थे। शायद वह अपने लिए नहीं, अम्मा, अप्पा और विक्रांत की तकलीफ को महसूस कर रो रही थी। विक्रांत ने उसे थोड़ा ऊपर उठाया, उसे अपने गोद में कस कर लिया और उसका सर अपने सीने पर टिकाया। उसके गले और माथे की रसें फूली हुई थीं, मानो वो अपने भीतर फट पड़ने वाली भावनाओं को ज़बरदस्ती रोककर बैठा हो। सर, हॉस्पिटल आ गया। रॉबिन की आवाज़ आई। विक्रांत ने बस गर्दन हिला दी। रॉबिन ने पहले ही इमरजेंसी टीम को तैयार रहने के लिए कह दिया था। जैसे ही विक्रांत गाड़ी से पंछी को लेकर उतरा, स्ट्रेचर पहले से तैयार था, लेकिन जैसे ही पंछी को स्ट्रेचर पर लिटाया गया, उसकी पीठ के जख्म पर दबाव पड़ा और वह दर्द से चीख उठी। विक्रांत से यह देखा नहीं गया। उसने बिना सोचे समझे फिर से पंछी को अपने गोद में उठा लिया, जैसे कोई बाप अपने घायल बच्चे को उठाता है। वह दौड़ते हुए अस्पताल के अंदर भागा। यह सीन कितना रुला देने वाला है। रॉबिन पहले ही डॉक्टरों को सतर्क कर चुका था। ऑपरेशन थिएटर तैयार था। जैसे ही विक्रांत पंछी को ऑपरेशन बेड पर रखता है, डॉक्टर एक सुर में बोल पड़ते हैं, सर अब बाहर जाइए। लेकिन विक्रांत नहीं हटा। उसने झुककर पंछी के माथे को चूमा और धीमे से कहा, एक बात हमेशा याद रखना, मेरी सांसें, मेरा सब कुछ इस दुनिया में तभी तक है जब तक तुम हो। अगर तुम्हें कुछ हुआ ना, तो मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगा। उसकी आंखें भर आई थीं, लेकिन जैसे तैसे खुद को समेटते हुए वो 2 कदम पीछे हटा। डॉक्टर उसकी तरफ बढ़े, लेकिन तभी विक्रांत ने एक डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया। जब तक ये ठीक नहीं होती, तुम में से कोई भी इस थिएटर से बाहर कदम नहीं रखेगा। वो गुस्से से काँप रहा था। डॉक्टर हड़बड़ा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, सर हम पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं चाहिए मुझे, चाहिए तो सिर्फ नतीजा। इसे कुछ नहीं होना चाहिए, वरना समझ लो इस अस्पताल की दीवारों से बाहर कोई नहीं जाएगा। विक्रांत की आंखें एकदम पागलपन में चमक रही थीं। डॉक्टरों की सांसें अटक गई। उसके चेहरे पर पसीना उतरने लगा, क्योंकि उन्हें अब सिर्फ एक घायल लड़की ही नहीं, विक्रांत सिंह की पत्नी को बचाना था। रॉबिन आगे बढ़ा। उसने विक्रांत का कंधा पकड़ा और धीरे से उसे खींचते हुए बाहर ले आया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर गहरी खामोशी पसरी हुई थी। विक्रांत गर्दन झुकाए दरवाजे के ठीक सामने दीवार पर बैठा था।
उसके गले, हाथ और कपड़े अब भी पंछी के खून से सने हुए थे। लक्ष्मी जी और बालकृष्ण जी थोड़ी दूरी पर रखे सोफे पर बैठे थे, एक दूसरे का हाथ थामे, चुपचाप, जैसे वक्त से कोई दुआ मांग रहे हो, बिना शब्दों के, बिना आवाज के। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी की आंखों में देख सके, क्योंकि शायद आंखें ही सब कह जाती। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा हल्का सा खुला। एक नर्स बाहर निकली, शायद किसी ज़रूरी चीज़ के लिए, लेकिन विक्रांत झट से खड़ा हो गया। आंखों में बहतस थी। कैसी है वो? वह गरजता हुआ नर्स के सामने आ खड़ा हुआ। नर्स हट गई। उसकी आंखें विक्रांत के खून से सने चेहरे और कांपते हाथों पर टिकी थी। वह बाहर क्यों आई? विक्रांत चीख पड़ा। नर्स का चेहरा पीला पड़ गया। शब्द उसके गले में ही अटक गए। विक्रांत की नज़र तभी एक कोने में रखे स्टील के रॉड पर गई, जो आगे बढ़ा। उसने रॉड को उठा लिया, जैसे कोई जंग का ऐलान कर रहा हो। तब तक वो ठीक नहीं होती। उसकी आवाज़ अब थर्रा रही थी। तब तक इस कमरे से बाहर आने की कोशिश किसी ने की तो यहाँ एक और ऑपरेशन थिएटर चालू करना पड़ेगा, समझे तुम लोग? गड़गड़ाहट के साथ उसने वह रॉड जमीन पर दे मारा। लोहे की गूंज जैसे पूरे अस्पताल में गूंज गई। नर्स डर के मारे उल्टे पैर दौड़ती हुई ऑपरेशन थिएटर के भीतर भाग गई। विक्रांत उसी जगह ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के बीचों बीच बैठ गया। रॉड अब भी उसके हाथ में था। उसकी नज़रें दरवाजे पर जमी थी। विक्रांत का दर्द और गुस्सा अब उस अस्पताल के दीवारों से भी बाहर तक फैल चुका था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर उसके सर्द खून में बहते गुस्से और चिंता का मिला जुला ज्वर, जैसे सब कुछ निगलने को तैयार था। 6 घंटे कोई खबर नहीं आई थी, सिर्फ दवाइयाँ और मशीनें। डॉक्टर अंदर आते जाते, फिर बाहर आते, लेकिन पंछी की हालत पर कोई ठोस जानकारी नहीं दी थी। विक्रांत का पूरा शरीर उस स्टील रॉड को पकड़े हुए थे, जैसा उस रॉड से ही उसकी संजीवनी शक्ति जुड़ी हो। और अगर किसी ने भी पंछी के कमरे के दरवाजे को छुआ तो वो उस इंसान को बिना देखे ही मार डालेगा। पुलिस की जांच चल रही थी। मल्होत्रा हिरासत में था और विक्रांत से कोई बात करने की हिम्मत अब पुलिस वालों में नहीं थी। विक्रांत की बेचैनी और आक्रोश के कारण अस्पताल में एक डर का माहौल बना हुआ था। वही रॉबिन, जो इस समय अस्पताल के एक कोने में बैठा था, एक पुलिस वाले से बात कर रहा था। आप समझाइए मिस्टर सिंह को, पुलिस वाला बोला। इस तरह डॉक्टर को परेशान करके आपकी पत्नी जल्दी ठीक नहीं हो पाएगी। इससे तो डॉक्टर और परेशान होंगे। रॉबिन सर झुकाकर थोड़ा परेशान हो जाता है, फिर कहता है, मैंने कहा था उनसे, लेकिन आप जानते हैं विक्रांत सिंह कैसा इंसान है। पुलिस वाला फ्रस्ट्रेटेड होकर विक्रांत को देखता है, जिसकी नज़रें ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर टिकी रही। विक्रांत ने न तो उसकी ओर मुँह किया, न ही उसकी स्थिति को महसूस किया। वो किसी और ही दुनिया में था, बस पंछी की सलामती का इंतजार कर रहा था। रॉबिन, जो विक्रांत को जानता था, अब उसे देखकर सच्चाई बयान करता है। क्या हुआ इंस्पेक्टर? उसने पुलिस वाले से चिढ़ते हुए कहा। इस साइको को कैसे झेलते हो आप लोग? संभालिए इन्हें। रॉबिन की मुस्कान में छिपी हुई बेहद गहरी सच्चाई थी। इस साइको को संभालने वाला सिर्फ 2 ही इंसान हैं, रॉबिन ने कहा। उसकी आवाज़ में एक तरह की मस्ती था, पर साथ ही साथ गंभीरता भी थी। एक पंछी जो इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में है, और दूसरा त्रिभुवन सर, जो इस वक्त बेहोश है। इन दोनों के अलावा विक्रांत सिंह का कोई और नहीं संभाल सकता और न ही समझा सकता। रॉबिन के शब्दों में यह दर्द और सच्चाई दोनों बसी हुई थी, जो विक्रांत की अस्थिर मानसिक स्थिति को बयां कर रहे थे। पुलिस वाला इस शब्दों से गुस्से में आकर विक्रांत को घूरते हुए चुपचाप वहाँ से हट गया। उसकी आंखों में कुछ हल्की सी नाकामी थी। वहीं बालकृष्ण जी और लक्ष्मी जी विक्रांत को वहाँ से हटाना चाहते थे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि ऑपरेशन अब पूरा हो चुका था। बुलेट्स पंछी के शरीर से निकाल दी गई थी और डॉक्टर ने अपने ओर से कोशिश की थी, मगर विक्रांत का गुस्सा और चिंता अब भी अस्पताल के दरवाजे पर बसा हुआ था।
उनका मन नहीं मान रहा था और वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर नहीं जा रहे थे। इसी दौरान लक्ष्मी जी ने विक्रांत के कंधे पर हाथ रखा और उसे धीरे से हिलाते हुए कहा, विक्रांत, विक्रांत। उसकी आवाज़ में नरमाई और एक किस्म का चिंता थी। विक्रांत ने लक्ष्मी जी की तरफ देखा और थोड़ी देर के लिए वह कुछ सोचते हुए चुप रहा, मानो कुछ सवाल उसके मन में उठ रहे हो। लक्ष्मी जी ने उसे समझाते हुए कहा, जाकर हाथ मुंह धो लो। यह शब्द कहने के साथ ही वह विक्रांत को थोड़ा शांत करने की कोशिश कर रही थी। विक्रांत ने उनकी तरफ देखा, मानो वह यही पूछना चाहता हो कि पंछी को कब होश आएगा। उसका मन बहुत व्याकुल था। लक्ष्मी जी ने बिना सोचे समझे कहा, जल्दी ही होश आ जाएगा। यह शब्द जैसे किसी माँ की भावना से निकले थे, जिसमें आश्वासन और विश्वास था। विक्रांत को थोड़ी सी राहत मिली और उसने लक्ष्मी जी के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, है ना, जल्दी होश आ जाएगा ना उसे। लक्ष्मी जी ने अपनी गर्दन को जल्दी जल्दी हिलाते हुए कहा, हाँ कहा। तब विक्रांत ने ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखा और फिर गुस्से में बोला, फिर ये लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं पंछी को लेकर। वह अपने आप में गुस्से और चिंता से भरा हुआ था। उसने अपनी गर्दन को पीछे घुमाया और घड़ी में देखा। रात हो चुकी थी और घड़ी में 10 बज रहे थे। मेरी पंछी 10 घंटे से अंदर है, वह ठीक तो है ना, विक्रांत ने जल्दी से कहा और फिर उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही लक्ष्मी जी ने उसके हाथ से स्टील रॉड छीनकर दूसरी ओर फेंक दिया। विक्रांत पर किसी का भी डर नहीं था और वह बिना किसी की परवाह किए हुए ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ा। वह दरवाजे पर हाथ मारते हुए बोला, दरवाज़ा खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग, दरवाज़ा खोलो। वह पूरी तरह से बेहद परेशान और घबराया हुआ था। उसकी वजह से सभी लोग घबराए हुए थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर लिया था मगर पंछी को होश नहीं आया और इसी कारण डॉक्टर बाहर नहीं आ रहे थे। विक्रांत का गुस्सा और चिंता उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। तभी एक नर्स ने हिम्मत करके बोला, हम कब तक यूं ही बैठे रहेंगे, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। सभी एक दूसरे की तरफ देखते रहे क्योंकि उनकी बात में सच्चाई थी। कब तक कोई ऑपरेशन थिएटर में ही बैठा रह सकता है। नर्स ने यह कहते हुए दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही विक्रांत अंदर की तरफ भागा और सीधे पंछी की तरफ बढ़ते हुए बोला, पंछी को होश क्यों नहीं आया है। वह पंछी के नज़दीक पहुंच चुका था। तभी एक डॉक्टर झट से आगे बढ़कर विक्रांत को पकड़ते हुए बोला, सर प्लीज़, आप इनके नज़दीक नहीं जा सकते। विक्रांत ने डॉक्टर के कपड़े को पकड़ते हुए कॉलर को ऊपर उठाया और गुस्से में बोला, मैं नहीं जा सकता अपनी पंछी के नज़दीक, तू रोकेगा मुझे। वह इस स्थिति में था कि किसी भी हालत में वह अपनी पंछी के पास जाना चाहता था और उसकी बेचैनी और गुस्सा उसके शब्दों से झलक रहे थे। डॉक्टर ने खुद को संभालते हुए कहा, सर समझने की कोशिश कीजिए, आपकी बॉडी पर इस वक्त बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया है। ये खून के दाग और आपके गंदे हाथों से उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है, तो हमारे लिए मुश्किल होगी और मैम के लिए भी। विक्रांत ने अपने हाथों को देखा जो अब तक सूखे खून से काले हो चुके थे। उसने तुरंत डॉक्टर को छोड़ दिया और अपने कपड़े और हाथों को देखा जैसे पहली बार वह अपनी स्थिति को समझ रहा हो। मैं आता हूँ, मैं अपने आप को साफ करके आता हूँ, कहकर वह पागलपन की हालत से बाहर निकल गया, जैसे खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। अब जाकर डॉक्टर को थोड़ी हिम्मत आई और उन्होंने जल्दी जल्दी पंछी को आईसीयू में शिफ्ट करने का आदेश दिया और खुद भी ऑपरेशन से बाहर भागे। पंछी को ऑपरेशन थिएटर से निकालकर आईसीयू में एडमिट करवा दिया गया। रॉबिन, जो विक्रांत को वॉशरूम की तरफ जाते हुए देख रहा था, जल्दी जल्दी कपड़े लाने के लिए भागा क्योंकि विक्रांत ने तकरीबन 10 घंटे से गंदे कपड़े में बैठकर समय बिताया था। विक्रांत जब नहाकर और नए कपड़े पहनकर बाहर आया तो वह ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ा। वह जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में घुसा, उसने देखा कि वह खाली था। विक्रांत ने चारों तरफ देखा। सामने सोफे पर बालकृष्ण जी बैठे हुए थे। विक्रांत ने सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखा तो बालकृष्ण जी ने अपने हाथ से आईसीयू की तरफ इशारा किया।
विक्रांत ने बिना कुछ कहे उस दिशा में दौड़ते हुए कदम बढ़ाए। बालकृष्ण जी ने विक्रांत को देखा और उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी के जीवन में एक ऐसा इंसान था जो शायद उनसे भी ज़्यादा उनकी बेटी को प्यार करता था। बालकृष्ण जी ने सोचा कि विक्रांत अपने इमोशंस को छुपाता तो था, लेकिन उसने अपनी पत्नी के लिए क्या नहीं किया था। वो बहुत प्यार करता था अपनी पंछी से और उसकी चिंता उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। विक्रांत आईसीयू की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा खोलते हुए अंदर चला गया। पंछी अब लाइफ स्टीयरिंग सिस्टम से घिरी हुई थी और विक्रांत उसकी सांसों को महसूस कर रहा था। उसकी नज़रों में अब एक खौफ था। विक्रांत उसके करीब जाकर पंछी को देख रहा था। पंछी के गुलाबी गाल अब सफ़ेद हो चुके थे। उसकी हालत देख विक्रांत का दिल कांप गया। वो बिस्तर के पास बैठ गया, धीरे से उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और भर्राए गले से बोला, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मेरे होते हुए भी तुम्हारी ये हालत हो गई। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तभी बालकृष्ण जी की आवाज़ आई, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है विक्रांत। विक्रांत ने पीछे मुड़कर देखा। पंछी के माता पिता अब कमरे के अंदर आ चुके थे। लक्ष्मी जी आगे बढ़ते हुए बोली, अपने आप को दोष मत दो, यह सब हमारी किस्मत में था। विक्रांत की आंखों से आंसू निकल पड़े। अम्मा, पंछी से कहिए ना उठने के लिए। अभी तो हम ठीक से बात करने लगे थे, अब जाकर तो हम एक दूसरे को समझने लगे थे। लक्ष्मी जी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, कुछ नहीं होगा उसे। मेरी बात हुई है डॉक्टर से। ये बदमाश हमें परेशान जरूर करेगी, लेकिन छोड़कर नहीं जाएगी। कहते हुए वह मुस्कुरा दी। विक्रांत पंछी की ओर देखते हुए बोला, हाँ परेशान करेगी और मैं इसकी हर परेशानी झेलूँगा। मैंने भी तो बहुत परेशान किया है इसे, बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा तो इसका भी मुझे झेलना बनता है। लेकिन पंछी देखो ना, मैंने तुम्हें परेशान करने के बाद भी कभी छोड़कर नहीं गया। तुम भी जितना चाहे परेशान कर लो, पर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। विक्रांत पंछी के हाथों को अपने होठों से लगाता है। तुम्हें मेरे लिए बहुत जागना पड़ता था ना। मेरा खाना, मेरी दवाइयाँ, सब कुछ तुम ही देखती थी। अब देखना, मैं बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी सेवा करूँगा जैसे तुम मेरी करती थी। और मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी तुम्हारी किसी बात को मना नहीं करूँगा, कभी तुमसे नाराज़ नहीं होऊंगा, कभी गुस्सा भी नहीं करूँगा। बस वापस आ जाओ और पहले जैसी मुस्कान के साथ जीने लगो। विक्रांत बार बार उसकी हथेलियों को चूम रहा था। तभी एक डॉक्टर कमरे में आए। आप सभी बाहर जाकर बैठिए, पेशेंट को अकेला रहने दीजिए। डॉक्टर की बात पर विक्रांत गुस्से से उनकी ओर देखने लगा, लेकिन डॉक्टर मुस्कुराकर बोला, आपकी वाइफ ठीक है और बहुत बहादुर भी हैं। उन्हें बस थोड़ा आराम चाहिए। जैसे ही उन्हें होश आएगा, सबसे पहले हम आपको ही बुलाएंगे। डॉक्टर की यह बात सुनते ही विक्रांत का गुस्सा जैसे पिघल गया। उसने पंछी की ओर देखा। हाँ, बात तो सही थी, उसकी पंछी बहुत बहादुर थी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर पंछी के गालों को प्यार से छुआ, फिर चुपचाप उठकर कमरे से बाहर निकल गया। पंछी के वार्ड से निकलने के बाद विक्रांत त्रिभुवन जी के कमरे की ओर गया। उन्हें होश आ चुका था। वे इस वक्त अपने बेड को थोड़ा सा तिरछा किए हुए सिरहाने के सहारे लेटकर बैठे थे। विक्रांत को कमरे में आते देखकर मुस्कुराकर बोले, तो पंछी ठीक है? विक्रांत आगे बढ़ा और उनके गले से लग गया। उनकी आंखों से अब तक कोई आंसू नहीं निकले थे। शायद उसे कोई ऐसा मिला ही नहीं था जो उसे संभाल सके, और वो जानता था उसके पापा उसे संभाल लेंगे। त्रिभुवन जी के एक हाथ में ड्रिप लगी थी, लेकिन दूसरे हाथ से उन्होंने विक्रांत के कंधे को थाम लिया और मुस्कुराते हुए बोले, कुछ नहीं होगा उसे। शी इज अ ब्रेव गर्ल। तू जैसे साइको को संभाल सकती है तो मौत को भी देखना हरा कर लौटेगी। विक्रांत, जो अब तक 12 से 14 घंटे से अपने आंसुओं को थामे हुआ था, अब खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वह त्रिभुवन जी से लिपटकर रोने लगा, जैसे एक बच्चा अपने पिता के सीने से लगकर अपना डर, अपना दर्द सब बहा देना चाहता हो। त्रिभुवन जी
उस पल सिर्फ एक ससुर ही नहीं, एक पिता बन चुके थे। उसका मन इस बात से सुकून पा रहा था कि उसका बेटा अब धीरे धीरे इंसानी जज्बातों को महसूस करने लगा है। कुछ देर बाद विक्रांत खुद को संभालते हुए त्रिभुवन जी से अलग हुआ। त्रिभुवन जी उसके आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हुए बोले, मेरा ये साइको रोता भी है। विक्रांत नजरें नहीं मिला पाया। उसकी आंखें शर्म और भावनाओं से झुक गई थीं। त्रिभुवन जी ने उसका हाथ थामते हुए कहा, उसने हर मोड़ पर तुम्हें संभाला है विक्रांत। तब जब प्यार भी नहीं था, तब भी उसने तुम्हें एक दोस्त, एक माँ, एक पत्नी की तरह अपनाया। अब जब तुम्हें उससे मोहब्बत है तो वक्त है तुम्हारा संभालने का। विक्रांत ने सर झुकाते हुए धीरे से कहा, मैं उसके लिए सब कुछ करूँगा डैड। मैं उसे खोने का रिस्क नहीं ले सकता। आप और पंछी मेरी लाइफ के वो दो पिलर हो जिसके बिना विक्रांत सिंह कुछ नहीं। मुझे आप दोनों की हमेशा ज़रूरत है। त्रिभुवन जी मुस्कुराएं। अस्पताल से तो निकल ही जाएगा बेटा, अब तक उसे होश भी आ गया होगा। तू जा, अपने दूसरे पिलर को देख, अब वो तुझसे मिलने के लिए इंतज़ार कर रही होगी। विक्रांत की आंखों में चमक दौड़ गई। पंछी को होश आ गई। विक्रांत त्रिभुवन जी की ओर चमकती आंखों से देखता है। उसके चेहरे पर एक हल्की मासूम सी मुस्कान उभर आती है। त्रिभुवन जी उसकी मुस्कान को पकड़ते हुए बोले, देख। पंछी का नाम सुनते ही मुस्कुराने लगा। तू, मैं ठीक हूँ बेटा, अब जा। उन्होंने अपने हाथ से प्यार से विक्रांत को हल्का सा धक्का दिया। विक्रांत चुपचाप सर हिलाता है और दरवाजे की ओर बढ़ जाता है। वो दरवाजे तक पहुंचता है, लेकिन जाने क्यों एक झिझक उसे फिर से पीछे मुड़ने पर मजबूर कर देती है। त्रिभुवन जी जो उसकी इस हरकत को नोटिस कर रहे थे, हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, अब क्या हुआ, कुछ भूल गया क्या? विक्रांत तेजी से पीछे पलटता है। तेज कदमों से आकर एक बार फिर त्रिभुवन जी से लिपट जाता है। यू आर अ बेस्ट डैड, यू आर अ बेस्ट, आई लव यू डैड कहकर वह तेजी से लिपटा। आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान लिए कमरे से बाहर निकल गया, जैसे उसके अंदर अब एक नई रोशनी जग चुकी हो। त्रिभुवन जी जो अपने बेटे को इस तरह भावुक होते शायद पहली बार देख रहे थे, अपने आंसू रोक नहीं पाए। मुस्कुराते हुए उन्होंने अपने आंसुओं को आंखों के कोने से चुपचाप पोंछा। लेकिन तभी रॉबिन कमरे में दाखिल होता है। उसने देखते ही त्रिभुवन जी के चेहरे की वो कोमल मुस्कान गायब हो जाती है। चेहरे पर अब गहराई और चिंता की परछाई छा जाती है। क्या कहा डॉक्टर ने, सब ठीक है ना? त्रिभुवन जी की आवाज़ अब गंभीर थी। रॉबिन की आंखें नीचे झुकी थीं। उसने धीरे से कहा, सर, हमने विक्रांत सर को कह दिया है कि पंछी ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं है। डॉक्टर का कहना है अब 2-3 घंटे में होश नहीं आया तो वो कोमा में जा सकती हैं। ये सुनकर त्रिभुवन जी की आंखें भारी हो गई। पंछी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन विक्रांत के उस रूप को देखने के बाद अब विक्रांत के सामने कोई इस बात का जिक्र नहीं करना चाहता था कि पंछी ठीक नहीं है। न सिर्फ त्रिभुवन जी, लक्ष्मी जी, बालकृष्ण जी, बल्कि डॉक्टर भी विक्रांत को हकीकत बताने से डर रहे थे। अपने चेहरे पर अधूरी मुस्कान लिए विक्रांत आईसीयू में पंछी के पास बैठा था। पंछी का चेहरा शांत था, जैसे गहरी नींद में हो। विक्रांत ने उसका हाथ थामा हुआ था, जैसे वो अपनी उंगलियों से उसकी धड़कनों को महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। डॉक्टर, नर्स, स्टाफ, हर कोई यही कहकर निकल जाता, सब ठीक है सर, बस थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, विक्रांत के चेहरे की बेचैनी बढ़ती गई। हर बार जब कोई दरवाज़ा खोलता, वो तुरंत खड़ा हो जाता। अब आई क्या होश में, कुछ बोली क्या? हर बार यही जवाब और फिर वही खामोशी। रात भर उसने अपनी आंखें झपकाई तक नहीं, एक बार भी बिस्तर से नहीं हटा। बस पंछी का हाथ थामे बैठा रहा, मानो डरता हो कि अगर उसने हाथ छोड़ा तो पंछी कहीं चली न जाए। सुबह के 6 बजे दरवाज़ा खुला। लक्ष्मी जी और बालकृष्ण जी कमरे में दाखिल हुए। जिस तरह रात में उन्होंने विक्रांत को उसी कुर्सी पर बैठा छोड़ा था, अब भी वह वही था, पंछी की तरफ अपलक देखता हुआ। लक्ष्मी जी ने धीरे से आवाज़ दी, विक्रांत।
लेकिन विक्रांत ने उसकी तरफ नहीं देखा, बस उसी तरह पंछी के चेहरे को देखते हुए बोला, आपने कहा था इसे जल्दी होश आ जाएगा, लेकिन ये तो पूरी रात से सो ही रही है। उसकी आवाज़ में कोई ताव नहीं था, बल्कि वह किसी छोटे से नाराज बच्चे जैसे लग रहे थे। लक्ष्मी जी पास आई। उन्होंने पंछी के माथे को हल्के से सहलाया और फिर चुपचाप विक्रांत को देखा। वो नज़ारा उसकी आंखें भर देने के लिए काफ़ी था। विक्रांत का चेहरा थका हुआ और सूजा हुआ था। उसकी आंखें लाल थी। उन्होंने अपनी गर्दन झुका ली। विक्रांत गुस्से में बोला, आप सबने मुझसे झूठ कहा, हर कोई मुझसे झूठ बोल रहा है। उसका स्वर टूटी हुई आत्मा की तरह फूटा। दरवाजे से धीमी आवाज़ आई, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। बालकृष्ण जी कमरे में आए, थके मगर दृढ़। उन्होंने आगे बढ़कर विक्रांत के कंधे पर हाथ रखा और बोले, हम बूढ़ों का सहारा है, वो कुछ नहीं होगा उसे। पर हर कोई जल्दी ठीक नहीं हो जाता बेटा, हौसला रखो। विक्रांत ने कोई जवाब नहीं दिया। अब वो डॉक्टर के आने पर भी नहीं उठता, बस पंछी का हाथ थामे बैठा रहता। ना पलकें झपकाती थी, ना शब्द निकलते थे। डॉक्टर आते, चुपचाप चेक करके चले जाते। सभी जानते थे अब सिर्फ एक चमत्कार ही पंछी को वापस ला सकता था। और तभी विक्रांत को महसूस हुआ, किसी ने धीरे से उसके सर पर हाथ रखा। उसने गुस्से से गर्दन उठाई। आंखें लाल थीं, चेहरा थका हुआ, और सामने खड़े थे तपस्वी जी। विक्रांत फुसफुसाया, तपस्वी जी। तपस्वी जी आंखें बंद किए हुए कुछ बड़बड़ा रहे थे। विक्रांत की आंखें तपस्वी जी की तरफ देखते देखते भारी होने लगी। थोड़ी ही देर में उन्होंने आंखें बंद कर लीं, जैसे भीतर से कोई ऊर्जा उतर रही हो। दरवाजे पर व्हीलचेयर में बैठे त्रिभुवन जी चुपचाप यह सब देख रहे थे। तपस्वी जी को बुलाने का फैसला उन्हीं का था। करीब 3 मिनट तक पूरी नीरवता छाई रही। फिर तपस्वी जी ने धीरे से अपना हाथ विक्रांत के सर से हटाया। उसके गाल पर हल्की सी थपकी देते हुए बोले, आंखें खोलो अपनी। विक्रांत ने झटके से आंखें खोली। वो सीधा खड़ा हुआ और जिस कुर्सी पर बैठा था वो तपस्वी जी की ओर खिसका दी। आप बैठिए, मुझे आपसे बात करनी है। तपस्वी जी हल्के से मुस्कुराए, मुझे पता है तुम्हें क्या पूछना है, और तुम ये भी जानते हो कि मैं क्या कहूँगा। विक्रांत की आवाज़ धीमी थी, मगर उसमें एक आस थी। पंछी ठीक हो जाएगी ना? पंछी ठीक हो जाएगी। यह वाक्य विक्रांत को किसी वरदान जैसा लगा। उसकी सांसें थोड़ी तेज चली, जैसे दिल ने कुछ सुकून पाया हो। तपस्वी जी बोले, मैं कहा था तुम्हें अपना प्यार पाना है तो मेहनत, धैर्य और विश्वास चाहिए। तो बताओ, मिला तुम्हें तुम्हारा प्यार? विक्रांत की आंखें पंछी पर थीं, लेकिन जवाब तपस्वी जी को मिला उसकी नमी भरी मुस्कान में। वो तपस्वी जी का हाथ थामते हुए बोला, मैं जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करता, पर आप पर कर रहा हूँ। मुझे बताइए, मेरी पंछी कब ठीक होगी? कब? तभी त्रिभुवन जी भी कमरे में आए। हाँ दोस्त, अब तो मैं भी परेशान हो गया हूँ। अपने बेटे को इस हाल में देखकर पूरा मजनू बना हुआ है। तपस्वी जी धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। उनकी नज़रें अब पंछी पर थीं, फिर विक्रांत पर गई। लक्ष्मी जी और बालकृष्ण जी भी मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे। मुस्कुराहट अब हंसी में बदल चुकी थी। तपस्वी जी बोले, जितना इसने उसे परेशान किया है वो कुछ नहीं था। अब यह उससे ज़्यादा परेशान होगा। 1 दिन, 2 दिन या 4 दिन नहीं, पूरी ज़िंदगी। उसकी जीवन रेखा बहुत सुंदर है। बस कुछ घंटे आराम करो, फिर उसकी आंखें तो खुलेगी ही, तुम्हारी किस्मत भी खुल जाएगी। कुछ घंटे मतलब? विक्रांत की आंखें चमकने लगी, आशा से भरी। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इंसान के माथे और हाथ की लकीरें पढ़ता हूँ। तपस्वी जी ने पंछी का हाथ अपने हाथ में लिया, फिर त्रिभुवन जी की तरफ देख, बहुत जल्दी एक नन्हा मेहमान भी आएगा, उसे आश्रम जरूर लेकर आना। फिर से एक बार विक्रांत सर पर हाथ रखा, पंछी के माथे पर हथेलियाँ फेरी और अपनी चमकती छड़ी के सहारे दरवाजे से बाहर चले गए। दरवाज़ा बंद हुआ तो त्रिभुवन जी ने विक्रांत की तरफ देखा। चौंकते हुए कहा, क्या ये कह गए कि मैं बहुत जल्दी दादा बनने वाला हूँ? विक्रांत कुछ नहीं बोला, बस पंछी को देखता रहा
और तपस्वी जी की बातें उसकी आंखों में किसी चलती हुई फिल्म की तरह घूमती हुई। शाम के 7 बजे थे। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। विक्रांत अब भी पंछी का हाथ थामे बैठा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे बीते 2 दिनों से बैठा था। तभी उससे महसूस हुआ कि उसकी उंगलियां पर पंछी की पकड़ थोड़ी सी कस रही है। वो बेजान हाथ जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। विक्रांत फौरन कुर्सी से उठा। उसने झुककर पंछी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। आवाज़ धीमी लेकिन कांपती हुई, पंछी, तुम सुन पा रही हो मुझे? आंखें खोलो प्लीज़ पंछी। पंछी की पलकों में हलचल हुई। लक्ष्मी जी जो पास के सोफे पर बैठी थी वह उठकर भागी और बाल कृष्ण जी की बाजू को कसकर थाम लिया। उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों का सैलाब था। विक्रांत अब भी झुका था, उसका चेहरा पंछी के चेहरे के बेहद पास। पंछी उठो ना प्लीज़, तुम जानती हो इन 2 दिनों में मैं कितनी बार मरा हूँ। हर बार जब तुम्हारी सांसें धीमी हुई मेरी दुनिया रुक गई। उठो ना, सिर्फ एक बार मेरी आवाज़ सुनो। पंछी की पलकों की हरकत अब थम गई थी। विक्रांत घबरा गया। उसने हल्के से पंछी के गालों को छुआ। धीरे धीरे उसका माथा पंछी के माथे से सटा दिया। आवाज़ अब भींगी हुई थी मगर भीतर से टूट चुकी थी। तुम सुन रही हो ना मुझे? बोलो पंछी, सुनाई दे रहा है ना? फिर अचानक वह चीख पड़ा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे गुस्सा नहीं हो सकता? तुम सोचती हो मैं शांत रह सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। मैंने जितनी ताकत थी इन 2 दिनों में सब गंवा दी। और अगर तुम नहीं उठी ना तो मैं फिर से वो पुराना विक्रांत बन जाऊंगा। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ उसकी चीख गूंज रही थी। लक्ष्मी जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मेरी कसम है तुम्हें, उठ जाओ प्लीज़, उठ जाओ। विक्रांत की आवाज़ भर्राई हुई थी। उसकी आंखों से आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। अब जाकर वो प्यार पर यकीन हुआ था मुझे। अगर अब भी तुम नहीं उठी तो फिर से प्यार से भरोसा उठ जाएगा मेरा। तभी एक धीमी, बहुत ही धीमी आवाज़ उसके कानों तक पहुंची, विक्रांत। वो एक झटके में खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक साथ झटका और उम्मीद चमकने लगी। उसने मेरा नाम लिया। पंछी ने मेरा नाम लिया। वो पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। आपको नहीं सुनाई दिया माँ? आपने नहीं सुना? लक्ष्मी जी कुछ कह नहीं सकी, सिर्फ विक्रांत को हैरानी से देखती रही। आपको यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन उसने सच में मेरा नाम लिया। वो फिर पंछी की तरफ मुड़ा। पंछी, फिर से बोलो, सिर्फ एक बार बोलो पंछी। इस बार पंछी के होठ हिले और हल्की सी मुस्कान उभरी। कमरे का माहौल जैसे जमकर पिघल गया हो। बाल कृष्ण जी, लक्ष्मी जी, त्रिभुवन जी सभी दौड़कर पंछी के चारों तरफ आ गए। कमरे में उम्मीद की रोशनी दौड़ पड़ी थी। डॉक्टर, नर्स। विक्रांत ने जोर से आवाज़ लगाई। डॉक्टर और नर्स दौड़कर अंदर आए और पंछी की जांच शुरू की। विक्रांत की नज़रें अब भी उसी पर टिकी थी, उसकी मुस्कुराहट पर, उसकी सांसों पर। डॉक्टर कुछ पल तक चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, शी इज स्टेबल नाउ, और होश में है। विक्रांत की आंखों में जैसे सचमुच आकाश उतर आया हो। तभी पंछी ने धीरे धीरे अपनी पलकों को उठाया। उसकी आंखें खुली, हल्की, मासूम मगर जिंदा। लक्ष्मी जी जैसे टूटकर बिखरने को थी। वह झुककर बोली, पंछी। पंछी की आंखें अपनी माँ की आवाज़ सुनकर उस दिशा में घूमी और माँ को देखते ही वो हल्के से मुस्कुराई। लक्ष्मी जी बाल कृष्ण जी के गले से लगी हुई थी। सुकून के आंसू उसके आंखों से लगातार बह रहे थे। अब उसकी बेटी ठीक थी, होश में थी और उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। डॉक्टर जब पंछी को चेक करके हटे तभी पंछी की नज़र विक्रांत पर पड़ी। वो वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में हजारों दुआएं, हसरतें और ढेर सारा प्यार तैर रहा था। पंछी की आंखें नम थी लेकिन होठों पर मुस्कान थी। विक्रांत को देखकर जैसे सब दर्द फीका पड़ने लगा हो। विक्रांत उसके पास आते हुए बोला, है ना, तुम ठीक हो ना? कहीं ज़्यादा दर्द तो नहीं? पंछी ने हल्का सा सर हिलाया और मुस्कुराकर बोली, अब बुलेट्स लगी है तो दर्द तो होगा ही ना। इतना कहकर उसने अपना हाथ विक्रांत की तरफ बढ़ाया। विक्रांत
झट से झुक गया और उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। पंछी ने अपना कांपता हुआ हाथ उसके गाल पर रखा और धीमे से बोली, मैं ठीक हूँ, आप रिलैक्स हो जाइए। विक्रांत ने आंखें बंद की और सर झुकाकर हामी भरी। फिर अम्मा की ओर मुड़ते हुए कहा, अम्मा देखिए, पंछी ठीक है, उसे होश आ गया। वो इतना खुश था कि उसके चेहरे से झलक रहा था जैसे जीवन में सबसे कीमती चीज़ मिल गई हो। अगले दिन पंछी अब थोड़ा थोड़ा बोलने लगी थी। वो उठकर बैठ भी नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने कहा था अभी उसे 8 दिन और रुकना होगा अस्पताल में। पंछी थोड़ा उब चुकी थी। विक्रांत ने उसे सहारा देकर बेड पर बिठाया और उसके सामने कुर्सी खींचकर बैठ गया। पंछी मुस्कुराकर बोली, मेरा सर बहुत हैवी हैवी लग रहा है। उसने विक्रांत का हाथ पकड़ा और अपने उस हाथ से जिसमें ड्रिप लगी थी बालों को छूते हुए कहा, ये देखो कितना गंदा हो गया है, मुझे अच्छे से नहाना है, बाल भी धोने हैं। लक्ष्मी जी जो पास ही थी तुरंत बोल पड़ी, खबरदार, जो बाल धोने की बात की, डॉक्टर ने मना किया है, पानी जख्म पर नहीं लगना चाहिए। पंछी ने मुंह बनाते हुए कहा, पर अम्मा मेरे बाल ऐसे लग रहा है जैसे सर पर कोई बोझ रख दिया हो। विक्रांत मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ, मैं डॉक्टर से पूछता हूँ, अगर परमिशन मिली तो मैं खुद हेयर वॉश कर दूंगा। इतना कहकर वो बाहर निकल गया। पंछी ने माँ की ओर देखते हुए शरारत से कहा, आपका ये दामाद बहुत परेशान कर चुका है मुझे, अब थोड़ी परेशानी तो इनकी भी बनती है ना। लक्ष्मी जी ने आंखें तलेरते हुए बोली, मतलब जानबूझकर उसे परेशान कर रही हो। पंछी के चेहरे पर शरारती मुस्कान फैल गई। पंछी बेटा, ये ठीक नहीं है, वो कितना परेशान रहा तेरे लिए, तुझे पता है। पंछी ने शांत स्वर में कहा, पता है अम्मा, मैं बोल नहीं पा रही थी लेकिन सब सुन रही थी। लक्ष्मी जी बस देखती रह गईं। अब कुछ कहने का मतलब ही नहीं था, वो समझ गई थी। अब उसकी बेटी ने विक्रांत को थोड़ा सताने का फैसला कर लिया है। बात पति पत्नी के बीच की थी, इसलिए मुस्कुराती हुई चुपचाप जाकर बैठ गई। आज का पार्ट कैसा लगा ये तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताना है और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और हो सके तो शेयर कर लीजिएगा। आज का भाग सच में बहुत इमोशनल था।